हेडिंग लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डैश करके, इट इज द फिनोमिनन ऑफ reflection of light that takes place when a ray of light traveling in a denser medium, when a ray of light traveling in a denser medium gets incident at the interface of the two media, TWO, two media at an angle greater than the critical angle for that pair. नेक्स्ट लाइन में क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे। क्रिटिकल एंगल डैश करके लिखिए, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium. It is the angle of incidence in the denser medium, comma, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degrees. चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरी डेफिनेशन वाइज जो आपने लिखा, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन नहीं बोला, क्या वर्ड यूज किया? रिफ्लेक्शन of light that takes place when a ray of light traveling in a denser medium. यहां से देखिए ऑब्जेक्ट, यहां से रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर की तरफ हम जाते हुए दिखा रहे हैं। ये मीडियम हमारा हो गया डेंसर मीडियम। हम मान के चल रहे हैं हमने इसके अंदर वाटर भर रखा है और ऊपर है हमारे पास में एयर, तो ये हो गया डेंसर मीडियम और ये वाला हो गया रेयर मीडियम। लाइट यहां से जाएगी, जब वो डेंसर से रेयर में जा रही है देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान रखा करो डायग्राम ऐसा ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऐसे जाने का। इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हमारा नॉर्मल। इससे क्या हो रहा है, लाइट जो है वो दूर जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा एंगल और बदल दिया, ये और थोड़ी स्लैंट हो गई। एंगल और बदल के देखा और थोड़ी सी स्लैंट हो गई, ज्यादा बेंट हो गई। और थोड़ा सा किया, कैसी हो गई? स्ट्रेट। और ज्यादा किया तो क्या हो गया?
it is no more refracting, it is showing reflection. उसने बाहर जाना बंद कर दिया, अब वो इधर रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या हो गए, रिफ्लेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन क्या मानी जाती है कि जो यहाँ से एंगल जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और इस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, क्रिटिकल एंगल वर्ड कब यूज किया जाता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इस बैरियर को तोड़ दे, ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से एंगल अगर बड़ा हो जाए तो फिर वो रिफ्रैक्शन ना करके शुरू कर देता है रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हम लोग लेंगे बी से ए में जा रही है तो बी म्यू ए इज इक्वल टू, यहाँ से जा रही है तो इसको हम बोलेंगे साइन आई अपॉन साइन। अब आई वाले को क्या बोलना है, क्रिटिकल एंगल, और आर को क्या लिखना है, ठीक है, बी म्यू ए। कितना हो जाएगा, बी म्यू ए इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसका अगर अपन रेसिप्रोकल ले लें तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, पूरा करो, 1 अपॉन बी म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, और इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलेंगे ए म्यू बी। तो ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, फाइन। तो बी म्यू ए और ए म्यू बी का थोड़ा सा ध्यान रखने का, और ये सी को हम लोग नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। चलो लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इसमें आता है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, ब्रिलियंस बी आर आई डबल एल आई ए एन सी ई, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। एक्चुअली डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो है, दैट क्रिटिकल एंगल इज ओनली 23 डिग्री। एंगल इतना कम है कि उसके अंदर अगर अपन जरा सा भी एंगल बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्रॉस करते ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पता है अपने यहाँ पे बोलते हैं सूरत में बहुत ज्यादा हीरे के व्यापारी, और रफ हीरा जो होता है उसको वो लोग साफ सफाई करते हैं, उसको चमकदार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, द कॉन्सेप्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके जो एजेस होते हैं उन एजेस को वो कुछ कुछ एंगल्स के साथ कट करते हैं। जितना एजेस पर कट होगा और जितना परफेक्ट डिग्री के साथ में यहाँ पे एंगल्स में कट होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर असर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हीरा उतना ज्यादा चमकदार बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो कोई भी प्रेशियस स्टोन हो, डायमंड ही नहीं दूसरे भी जो होते हैं, उनके अंदर भी जो स्टोन होता है उसकी कटिंग करी जाती है, उसके एजेस पे से उसे कट किया जाता है। इस तरह से कट करना होता है कि भाई सिर्फ एंगल का चेंज हो, ऐसा ना हो जाए कि कट करते टाइम वो हीरा टूट जाए, वरना वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल होता है मिराज, MIRAGE, मिराज। मिराज का मतलब है ऑप्टिकल इल्यूजन। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट्स एंड ऑन कोल टार्ड रोड, COAL, कोल TARRED, टार्ड, TARRED, टार्ड रोड।
आजकल रोड जो है वो सीमेंट की बनने लगी है ना, आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अदरवाइज मेनली अभी भी बहुत सारी रोड्स ऐसी है जो हमें ब्लैक कलर की नजर आती है, उसमें कोयला और डांबर है ना, कोल एंड टार, जिसे हम डांबर बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का जो होता है, उसी से रोड बनाई जाती है। तो जब हम उस रोड को हाईवे पर देखें, बहुत दूर तक देखें, तो हमें कैसा नजर आएगा कि वहां पर हमें एक शैडो जैसी नजर आती है और ऐसा लगता है आगे की तरफ पानी भरा हुआ है। कैसा है, थोड़ा पानी पानी जैसा नजर आ रहा है। ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसे हम लोग नाम देते हैं मिराज, और ये भी अगर होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेनली ये डेजर्ट एरिया वगैरह में ज्यादा होता है जहाँ पे धूप ज्यादा। तीसरा, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, बस अपने को दो ही लिखना है, लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग मतलब एग्जामिनर्स, कि हमें एक फोटो दिया जाता है, उस फोटो के अंदर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा बहुत सुंदर पहाड़ बने हुए होंगे, पेड़ बने हुए होंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपने को इसकी शैडोज नजर आती है, और ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स वगैरह लगे हुए होंगे, ट्रीज होंगे, वो भी एग्जैक्टली हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब वो लोग पूछते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस अकर हो रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हो कि भाई यहाँ पर ये आ गया, नीचे की तरफ पानी आ गया, और हम लोग आंसर लिख दें रिफ्रैक्शन, या नॉर्मली आंसर लिखा जाता है बोले रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो ऊपर पहाड़ है वो नीचे नजर आ रहा है। तो अगर एमसीक्यू है और एक ही ऑप्शन हमें टिक करना हो, एक ही ऑप्शन, तो बेस्ट आंसर उसमें माना जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट एट द सेम पोजीशन। रिफ्लेक्शन होने का मतलब हुआ एक चीज की परछाई नजर आती है, वो परछाई छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इधर उधर थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर ट्री के नीचे ट्री दिखाया जा रहा हो, कहीं पर भी किसी भी फोटो में, बिल्कुल ये ट्री और इसके ही नीचे आपको एग्जैक्टली इसकी शैडो नजर आ रही है, एक के नीचे अगर एक नजर आएगा तो हम लोग उसे क्या नाम देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ऐसा कोई फोटो वाला क्वेश्चन है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, क्या मार्क करोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वाला हमारा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स, और ये वाला क्या रहेगा, कॉन्केव। ठीक है, अब यहाँ रिफ्लेक्टिंग नहीं बोला, इट इज नॉट अ मिरर। मिरर होता है तो इसके अंदर यहाँ पॉलिशिंग कर दी जाती है ना, तब यहाँ पर लाइट आएगी और उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पे कहीं पर भी कोई पॉलिशिंग नहीं होगी, पॉलिशिंग नहीं है तो लाइट अंदर की तरफ एंटर होगी। एक हमारे पास में है बाहर वाला रेडर मीडियम, और इस, ये नेचुरल सी बात है कि कुछ भी ग्लास वगैरह से बना हुआ है, तो ये वाला मीडियम कहलाएगा डेंसर मीडियम। ऐसे यहाँ पर ये वाला रेडर और ये वाला डेंसर, इसके अंदर भी ये जो भी पॉइंट होगा इसे हम लोग नाम देंगे पोल। ये इसका सरफेस कहाँ जा रहा है, अरे ये यहाँ पे बन रहा है, तो इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब किधर जाएगा, राइट हैंड साइड पर। इधर वाले को लोगे तो ये इसका सर्कल, ये कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला कहलाएगा फोकस। सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने का कि किस साइड लेना है। ये वाला कहलाएगा पोल, फाइन। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो शेप हमें नजर आ रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द spherical surface is called as aperture। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, हम ऐसे मेजर करने जाएंगे तो ये कहलाएगा डायमीटर।
तो द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड एज अपर्चर। बाकी जहां से भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो हो गया पोल। ये जो लाइन जाएगी ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें मेन वर्ड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, साइन कन्वेंशन के हिसाब से बोलो कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड कोई भी चीज ऊपर होगी तो नीचे होगी तो रीजन कार्टेशियन प्लेन वाला नहीं। लाइट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को क्या लोगे पॉजिटिव, ठीक है। उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है वो कहलाएगा नेगेटिव। तो लाइट उधर से आ रही है तो इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, उधर वाली सारी चीजें नेगेटिव, है ना। ये ध्यान रखने का। नॉर्मली हम लोग सच बात है कि ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं और इमेज जो है वो इधर ही फॉर्म होती है। जो भी आपको लिखना है हम लोग चालू कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए अपन ने हमेशा एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना दिया। ये हमारा रेरर मीडियम और ये वाला डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1 और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, ठीक है। अब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर लाइट जा रही है। ये वाली लाइन अपनी कहलाएगी इंसिडेंट रे और उसके बाद एक डार्कर लाइन बनाई है जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। बहुत नॉर्मल, जब भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है पहली लाइन जो आपने ये पोल बनाने के बाद एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे, बिल्कुल इजी है। ये दो चीजें खत्म करिए, उसके बाद में एक ड्रॉ करो उसकी नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी। इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जा रही है मेरी रिफ्रैक्टेड रे और ये डॉटेड लाइन वाली आ रही है नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बराबर पता चलेगा। उसके बाद में जहां पर भी ये मीटिंग पॉइंट अपन ने बताया है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर के बिना अपन साइन कॉस टेन यूज नहीं कर सकते, इसलिए कंपलसरी है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको 90 डिग्री बताने देना। बराबर। अब क्या करा अपन ने नया कि जो इंसिडेंट रे जा रही है, यही रूल याद रखना, जो इंसिडेंट रे जा रही है उसने एंगल जो बनाया पोल के साथ वो अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे ने जो बनाया वो बीटा और नॉर्मल ने जो बनाया वो गामा। तो इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड ये दो एंगल के साथ हमारे पास एंगल जुड़ गए अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा इंसिडेंट रे वाला, बीटा रिफ्रैक्टेड वाला और गामा नॉर्मल वाला। इसके साथ बना रहे हैं विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अभी कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा हो, कौन सा ट्रायंगल? एओ। अपन यहाँ से एओ एन लेंगे तो आई बाहर दिख रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एंगल दिख रहा है अल्फा। कोई और ढूंढो जिसमें मुझे दो एंगल मिल रहे हो। इसको अपन एक मिनट डेजिग्नेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेरी इमेज बन रही है, इसको अपन आई ले लेते हैं और इसको सी। हाँ, सीओ आई, उसमें आर और बीटा मिल गया। और कोई ढूंढो, मुझे आर नहीं चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अकेला आई चाहिए। एक ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें इंसिडेंस जो है वो हमें एक्सटीरियर एंगल के फॉर्म में मिल रहा। बढ़िया, इतनी ही मिलने के बाद मिला ए ओ सी। सोच लो कौन सा लिखूं? इन ट्रायंगल exterior angle is equal to sum of interior opposite angle, that is alpha plus, अरे ए और सी में कौन सा आ रहा है? गामा। बीटा नहीं आ रहा भाई। क्या लिया अपन लोगों ने?
तो AOC वाले में मुझे मिला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एपर्चर छोटा होता है, जब मर्जी आती है अपन उसको 10 ले लेते हैं, जब मर्जी आती है अपन 10 हटा देते हैं, जब मर्जी आती है साइन ले लो, जब मर्जी आई साइन हटा दो। बोले एंगल बहुत छोटे छोटे से। अभी अपन यहाँ पे ले रहे हैं टेकिंग 10 I is equal to 10 अल्फा प्लस 10 गामा। अभी इसको इक्वेशन बंद करके छोड़ दो, छोटे बच्चे बन जाने का अच्छा लगता है। 10 अल्फा की वैल्यू कौन से ट्रायंगल से मिलेगी? ये रहा अल्फा ANO। 10 अल्फा इज इक्वल टू, पता चलता है ना, हमेशा जब भी आप साइन कॉस टेन यूज कर रहे हो यू रिक्वायर अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ANO। तो इन ट्रायंगल ANO 10 अल्फा इज इक्वल टू, ऑपोजिट मतलब एडजेसेंट मतलब, ठीक, ON को तो ON ही रहने दो। AN एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम 4, तो हम लोग लिखेंगे AN इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्या लिख दिया अपन ने, AB। अब उसके बाद दूसरा मुझे कौन चाहिए, 10 गामा। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 10 गामा। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? गामा के लिए मुझे मिल रहा है ONC। तो इन राइट ट्रायंगल ONC 10 गामा इज इक्वल टू ON अपॉन, फिर क्या लिखेंगे, ON अपॉन NC की जगह CC ब्रैकेट में लिखेंगे NC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू। फिर क्या करेंगे, पुट 2 and 3 इन, तो I इज इक्वल टू 10 अल्फा की जगह ON अपॉन AP प्लस 10 गामा की जगह, बढ़िया, कितना समझ में आया? इक्वेशन नंबर, अभी मेरी मेन इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरा R के लिए मुझे आंसर चाहिए। अभी अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कुछ निकाल लिया, क्या कर रहे हैं अपन, हम लोग ढूंढ रहे हैं डिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मतलब मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए। म्यू की वैल्यू में कहीं ना कहीं साइन आई और साइन आर यूज होता है, तो मुझे आई और आर चाहिए। तो जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अपन किसके लिए कर रहे हैं, आई के लिए और आर के लिए। आई आ चुका, अब मुझे कौन चाहिए, आर चाहिए। आर के लिए इन ट्रायंगल OCI, शुरुआत अपन वैसे ही करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर कौन है, इज इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे तो आर चाहिए, तो आर को एक तरफ रखो, बाकी दूसरी साइड ले जाओ। तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस, पहले से कुछ गड़बड़ नहीं कर देना, क्योंकि हमें इंसिडेंस चाहिए और रिफ्रैक्शन का एंगल चाहिए। तो आर इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं, 10 गामा माइनस बराबर, अब गामा की वैल्यू तो ये तो मुझे मालूम है, तो वहीं से ले लेंगे। और बीटा के लिए ON पूरा लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ONI। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा 10 थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। तो इट इज 10 बीटा इज इक्वल टू ON अपॉन NI। ON अपॉन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, NI इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है। अब आपके पास में 10 थीटा की वैल्यू है, ये आपकी इक्वेशन 5, ये इक्वेशन, पुट 6 यहाँ पर, और कौन सी 3, पुट 3 and 6 इन 5। पुट करने के बाद उसे इक्वेशन नंबर 7 बना दो। यहाँ तक करो, जगह खत्म हो गई है।
चले लास्ट लाइन आप लोगों ने अभी जो लिखी वो हमारे पास में है r इज इक्वल टू 10 गामा की जगह लिया ON अपॉन PC माइनस 10 बीटा की जगह लिया ON अपॉन PI। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। इसे आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा हुआ है इक्वेशन नंबर 7। अब अपन म्यू की वैल्यू लेकर आएंगे। म्यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 विच इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब वो एक एंगल आर वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट द वर्ड, जैसे पहले 10 डाला था ऐसे अब साइन हटा दिया तो μ1 i की जगह ये वाला अपन ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ON अपॉन AP प्लस ON अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 r की जगह जल्दी ना करो भाई, इसकी जगह ON अपॉन PC माइनस, ठीक है, पूरे में से क्या कॉमन निकाल दोगे, ON कॉमन भी निकल जाएगा और उसके बाद में दोनों तरफ से कट भी हो जाएगा। अब क्या बचा तो μ1 अपॉन प्लस μ1 अपॉन PC इज इक्वल टू फिर माइनस, ये भी बराबर हो गया। अब PC वाला जो पार्ट है वो एक तरफ ले लो और ये वाला दूसरी साइड। अपॉन AP प्लस μ2 अपॉन PI इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC, ये उधर जाने दीजिए, माइनस μ1 अपॉन PC। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में अब अपन वैल्यू पुट अप करेंगे। μ1 तो एज इट इज रहने वाला है अपॉन AP ये जो डिस्टेंस है इट रिजेंबल्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इधर की साइड है क्या लिखेंगे माइनस u। ठीक है, प्लीज यू ज्यादा स्टाइल नहीं मार के लिखना वरना म्यू और यू एक जैसा हो जाएगा। इट इज माइनस u, उसके बाद में प्लस μ2 अपॉन क्या लिखा है PI मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस कहलाएगा v, उधर साइड है इसलिए प्लस v इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन है हमारे पास में PC, P से लेके C तक सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, उधर साइड है पॉजिटिव ले रहे हैं और ऊपर हमारे पास बचा μ2 माइनस μ1। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में आया μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v। आप लोग ऐसा याद कर सकते हो कि लेंस में अपन 1 माइनस 1 अपॉन v माइनस, ये भी ऐसा ही हो गया ना 1 अपॉन v माइनस 1 बाय u। ये लेंस नहीं है इसलिए इसमें μ1 और μ2 की वैल्यू हमारे पास में चल रही है। अब आपने जो हेडिंग लिखी थी, जहां पर क्या हेडिंग लिखी थी, देन सॉरी रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जहां से आपने डेरिवेशन स्टार्ट किया है वहां से रोमन नंबर 1 दीजिए, हेडिंग के नीचे से रोमन नंबर 1 देना, हेडिंग को नहीं। और अब लास्ट लाइन इसके बाद, अच्छा लिखना बाकी लिख लो फिर स्टेटमेंट लिखवाते हो।